पिछले क्लास में हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं पिछले क्लास से। तो एल्गोरिथम में हम ये बोले थे कि इसमें कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को अगर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेगा, उसी को हम एल्गोरिथम कहेंगे। लेकिन कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि उसमें 5 प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं हो। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग 2 प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे कि एक इनपुट होना चाहिए और एक आउटपुट होना चाहिए। तो इनपुट का मतलब हुआ कि वो डाटा को एक्सेप्ट कर सके, आउटपुट का मतलब है कि इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सके। और तीसरा जो है उसमें जो प्रॉपर्टी था वो था ये फाइनाइटनेस जो है होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो जो फाइनाइटनेस किसको कहेंगे कि जो स्टेप जो हम लिख रहे हैं वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। फाइनाइट मतलब कि काउंटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि एंड सो ऑन या डॉट 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 कर दिए जैसे हम लोग लिखते हैं कि एज इट इज, तो ये जो है नहीं होना चाहिए। अनकाउंटेबल इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी स्टेप्स हो, एकदम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो। फाइनाइट का मतलब हुआ कि काउंटेबल हो। वो स्टेप 1 के बाद 2 उसके बाद 3, ये नहीं किसी स्टेप में हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन मतलब कि आगे इसी तरह बढ़ते रहेगा, नहीं। एक फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें होना चाहिए, तभी वो जो है वो एल्गोरिथम कहलाएगा। तो कहने का मतलब एवरी स्टेप्स मस्ट बी काउंटेबल। हर एक स्टेप जो है वो काउंटेबल होना चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से फाइनाइटनेस उसमें जरूर होना चाहिए। तो ये जो है the set of instruction must consist a finite number of steps, steps मतलब क्या हुआ? It means each step must be countable, काउंटेबल होना चाहिए, वो काउंट कर सके। तो ये जो है फाइनाइटनेस होना चाहिए। हर एक स्टेप उसमें एक जो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो, जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से बढ़े। मतलब कि उसमें कोई भी प्रिजम्पशन नहीं होना चाहिए कि ये एंड सो ऑन, चाहे डॉट डॉट हम लोग लिख देते हैं, जनरल जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें होना चाहिए। ये एल्गोरिथम का एक तीसरा प्रॉपर्टी है जो कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। और ये चौथा जो है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस किसको कहते हैं ये जो है ये जाने हम लोग कि इफेक्टिवनेस किसको कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला, तीसरा हो गया फाइनाइटनेस, और फोर्थ है वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि हर एक स्टेप्स मस्ट बी ईच स्टेप मस्ट बी इफेक्टिव फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये नहीं है कि कोई स्टेप वैसा लिख दिए, वो सेट ऑफ वो इंस्ट्रक्शन लिख दिए जो कि हम जो टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो भी टास्क है कंप्यूटर को परफॉर्म करना है, उस टास्क से रिलेटेड ही कोई इंस्ट्रक्शन उसमें होना चाहिए, उसी को सॉल्व करता हुआ नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ दूसरा स्टेप हम लिख दिए जो उस प्रॉब्लम से कोई लेना देना उसको नहीं है। हर एक स्टेप उसमें जो होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही टेंडेंसी का होना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो कोई इंस्ट्रक्शन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है ही नहीं, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एल्गोरिथम नहीं कहेंगे। तो ये जो है एक इफेक्टिवनेस उसमें जरूर होना चाहिए। वो इफेक्टिवनेस जो है ये जो है वो है इफेक्टिवनेस। each step in a set of instruction must be
must be effective in solving the problem must be effective in solving the problem वो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए इफेक्टिव होना चाहिए हर एक स्टेप। उसमें एक भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड है ही नहीं, तो वो अगर है तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे किसी को मार्कशीट प्रिंट करना है, मार्कशीट में वो से रिलेटेड है कि स्टूडेंट का हम नेम प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट का हम मार्क्स ये जो है रोल को प्रिंट करते हैं, रोल नंबर प्रिंट करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स आया उसको लिखते हैं, उसका टोटल मार्क्स लिखते हैं। तो हर एक इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड होना चाहिए। प्रिंट कर रहा हो तो स्टूडेंट्स नेम कर रहा हो, स्टूडेंट्स रोल नंबर कर रहा हो, सब्जेक्ट कर रहा हो, उसको जोड़ने का काम कर रहा है तो हर एक सब्जेक्ट का जोड़ रहा हो, उसका डिवीजन निकाल रहा हो। मैंने कहने का मतलब है कि मार्कशीट से रिलेटेड हर एक स्टेप उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो रिलेटेड होना चाहिए। अब उसी में कोई इंस्ट्रक्शन उस स्टूडेंट के फादर का एज प्रिंट कर रहा है तो वो जो है मार्क्स से रिलेटेड है नहीं। मार्कशीट में स्टूडेंट्स के फादर का एज का कोई लेना देना नहीं है। अगर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम एक स्टेप उसमें लिख दिए कि उसके फादर का एज प्रिंट कर रहे हैं तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग एल्गोरिथम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टेप ऐसा है कि जो मार्कशीट से रिलेटेड है ही नहीं, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम जो है वो एल्गोरिथम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर एक स्टेप जो लिखा जाए एल्गोरिथम में, वो हर एक स्टेप एक इफेक्टिव रोल अदा करे इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसका हर एक स्टेप उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के ही रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो वो जो है वो एल्गोरिथम नहीं कहला सकता है। इस तरह से इफेक्टिवनेस होना चाहिए। और पांचवा जो है वो टर्मिनेशन होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट एक स्टेप उसमें जरूर होना चाहिए जो बता दे कि हियर द फिजिकल एंड ऑफ एल्गोरिथम, यहाँ जो है वो फिजिकल एंड ऑफ एल्गोरिथम होता है। तो ये जो है एक स्टेप उसमें ऐसा जरूर होना चाहिए जो ये बता दे, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। ये पांचवा जो होना चाहिए वो टर्मिनेशन होना चाहिए। टर्मिनेशन मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रक्शन, देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रक्शन, देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रक्शन, एन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन showing the physical end of instruction, physical end of algorithm। मतलब कि वो बता दे कि यहाँ जो है वो फिजिकल एंड हो रहा है, मतलब कि यहाँ एंड हो रहा है। तो यहाँ एंड का एक इंस्ट्रक्शन उसमें जरूर होना चाहिए जो बता दे कि हियर the set of instruction is completed and it is a physical end of the instruction। set of instruction जो है यहाँ end होता है, तो ये जो है एक जरूर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कोई सेट ऑफ एल्गोरिथम में 5 प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में 5 प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक इनपुट का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक आउटपुट का होना चाहिए, उसमें फाइनाइटनेस होना चाहिए, उसमें इफेक्टिवनेस होना चाहिए और एक टर्मिनेशन भी होना चाहिए। तो ये 5 प्रॉपर्टीज एल्गोरिथम का कहलाता है। और ये जो है कभी कभी क्वेश्चन भी आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्गोरिथम। तो ये 5 प्रॉपर्टीज एल्गोरिथम का होता है और कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में अगर ये 5 प्रॉपर्टी है तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एल्गोरिथम कहेंगे। इस तरह से एल्गोरिथम का प्रॉपर्टीज हम लोग जाने। अब जाने थोड़ा सा कि कैसे हाउ टू राइट द एल्गोरिथम फॉर एनी प्रॉब्लम, माने फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे एल्गोरिथम लिखा जाए, तो ये हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये कैसे एल्गोरिथम लिखा जाता है। और एक माने जो कंप्यूटर जो है वो सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कहता है लोग कि कंप्यूटर कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू बर्थ ए चाइल्ड। एक बच्चा जन्म देने के अलावा कंप्यूटर हर एक काम कर सकता है, लेकिन हर एक काम कैसा करता कैसे है, तो उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। कोई भी फील्ड का काम हो उस फील्ड से रिलेटेड उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, तो उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार कोई भी काम बहुत एक्यूरेटली बहुत फास्टली ये जो है वो कर सकता है।
लेकिन उसके लिए एक उसका ये है कि उसमें एक इंस्ट्रक्शन जरूर होना चाहिए। विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई भी काम कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन का नहीं कर सकता है, और उसके लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। और यही आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व किया जाए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंप्यूटर के माध्यम से, इसके लिए कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, ये हम लोग आज से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला बात तो ये जान ले, हम लोग दिमाग से हटा दें कि अभी तक इंस्ट्रक्शन देते आए हैं तो किसी ह्यूमन बीइंग को देते आए हैं या किसी जानवर को देते आए हैं जो कि कुछ समझता है। लेकिन कंप्यूटर एक टोटली एक निर्जीव प्राणी है, मतलब मशीन है, तो इसको इंस्ट्रक्शन देना उस सब इंस्ट्रक्शन से कुछ हट के दिया जाता है। एवरीथिंग इन डिटेल दिया जाता है। ये नहीं मान के चला जाता है कुछ हम समझ रहे हैं वो भी समझ ही रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। हम जो समझ रहे हैं कंप्यूटर नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर के अनुसार हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तभी वो कंप्यूटर समझेगा, और जब समझ लेगा तो हमसे ज़्यादा फास्ट ज़्यादा एक्यूरेट वो काम कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि कैसे एल्गोरिथम लिखा जाता है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। तो ये जो है हम लोग शुरू करेंगे कैसे एल्गोरिथम लिखा जाता है। राइटिंग एन एल्गोरिथम। राइटिंग एन एल्गोरिथम, कैसे एल्गोरिथम लिखा जाता है। ये जो है ये मैंने एक बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग है, यहीं से शुरुआत होता है प्रोग्रामिंग का। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जनरल लाइफ में, जनरल जो ये एक्टिविटी होती है उसमें एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले अपने ही से लेके चलना चाहिए कि हम क्या करेंगे, और वही चीज़ को कंप्यूटर को देना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको दो संख्याओं को जोड़ना है तो इसके लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, तो कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है पहला, कि ये क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम है जैसे एल्गोरिथम फॉर एडिंग टू नंबर्स, दो नंबर को हमको ऐड करना है, तो इसके लिए कैसे हम एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम फॉर एडिंग टू नंबर्स, दो नंबर्स को जोड़ना है, तो इसके लिए क्या करेंगे। पहला बात, अगर हम किसी से कहे या अपने ही से कहे कि अगर दो संख्या, कोई हमको कहा कि दो संख्या को जोड़ो, तो पहला काम क्या किया जाएगा। पहला ये है कि कोई लड़का ये कहेगा कि दो संख्या को जोड़ देंगे कॉपी पर और उसके बाद उसको लिख देंगे, ये जनरल है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहला कि दो संख्याओं को जोड़ेंगे, तो पहला काम यही किया जाएगा कि पहले दो संख्याओं को पढ़ेंगे कि कौन कौन संख्या को जोड़ना है। उसके बाद हम उस दो संख्याओं को पढ़ने के बाद जो है उसको हम जोड़ेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, मतलब लिख देंगे, और उसके बाद एंड कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा जाए। अब सवाल है कि कंप्यूटर में एकदम प्राइमरी नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, ये एकदम अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे हम लोग जो कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जनरल लिखते हैं। जनरल का मतलब है कि हर एक दो संख्याओं पर वो काम करें। ये नहीं कि 5+2 जोड़ना है तो 5+2 तो आप हम भी कर देंगे 7 हो गया, नहीं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये हुआ कि जनरली 2 नंबर्स को जोड़ना है, एंड दैट नंबर्स कैन बी 5 and 7, 7 and 11, 13 and 16, 1000 to 2000, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैथ में हम लोग जैसे कहते हैं कि लेट द नंबर इज ए एंड बी, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो ये जो है उसी तरह का एजम्पशन हम कंप्यूटर में भी लेकर के चलते हैं कि माना कि वो संख्या ए और बी है, तो उसी तरह ए 5 को भी रिप्रेजेंट करेगा, बी 7 को रिप्रेजेंट करेगा, ए कभी 13 को रिप्रेजेंट करेगा तो बी 14 को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ए और बी जो कि कंप्यूटर फील्ड में इसको वेरिएबल कहते हैं, तो
तो ये जब हम लोग सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे एक्चुअली में, तो ये सब वेरिएबल कहलाएगा। उसमें वेरिएबल के बारे में जानेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो भी पढ़ाई हो रही है एकदम डिटेल में फंडामेंटली इसको हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे। तो ये जो है पहला स्टेप तो यही लेंगे, स्टेप 1 ये कि रीड टू नंबर्स। एक एग्जाम्पल बताते हैं डिटेल में लिख करके। रीड टू नंबर, लेट इट ए एंड बी। माना कि वो ए और बी है। पहले हम इसको जनरली लिखते हैं, एक तरह से स्यूडो कोड तरह से हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कैसे। माना लेट रीड टू नंबर, मतलब 2 नंबर को पढ़ो। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 2 नंबर को पढ़ो। वो माना कि वो संख्या क्या है, ए है और बी है। ए 5 हो सकता है, बी 11 हो सकता है, ए 19 हो सकता है, बी जो है 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ए और बी। उसके बाद क्या है, हम दोनों को जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ो। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे एंड लेट रिजल्ट इज सी। माना कि रिजल्ट क्या है, सी है। तो हम अभी तत्कालिक अभी हम समझा के लिख रहे हैं। इसको हम लोग कैसे एल्गोरिथम नॉर्मली लिखते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेप 2 में क्या करेंगे कि स्टेप 2 में ऐड ए एंड बी, ऐड ए एंड बी एंड लेट रिजल्ट इज सी। और लेट रिजल्ट जो है वो क्या आया, रिजल्ट इज सी। रिजल्ट जो है वो क्या है, सी है। एक तरह से स्यूडो कोड भी इसी तरह लिखा जाता है। हम एल्गोरिथम अभी जनरली समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम लोग अभी इसके बाद हम लोग लिखेंगे। जो स्टैंडर्ड मेथड है लिखने का एल्गोरिथम, इसको लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी को जोड़ेंगे। माना कि रिजल्ट क्या है, सी है। तो ये सी आ गया। जैसे अभी हम लोग को जैसे कॉपी से हम लोग पढ़ेंगे 5 और 7, तो हम दिमाग में रखेंगे 5 और 7 जोड़ करके हम 7 लिख दें कॉपी में। तो ये माना कि सी है। सी भी एक वेरिएबल है जिसमें जाकर के स्टोर रिजल्ट हो जाएगा। ए और बी मान लेते हैं 5 7 है, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 5 + 7 12 होगा। वो 12 जाकर के सी में स्टोर हो जाएगा। सी भी एक वेरिएबल है। आगे हम लोग जो सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे उसको करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में इसको हम लिख देंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे। सी को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, मतलब दिखा देंगे। वो एक ये हो गया इनपुट, ये हो गया हम प्रोसेसिंग किए, और उसके बाद ये आउटपुट हो गया। उसके बाद जब प्रिंट हो जाएगा तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि एंड करेंगे या टर्मिनेट कर देंगे। मतलब यहाँ अब खत्म हो गया, यहाँ जो है अब कहानी जोड़ वाला खत्म हो गया। अब इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे दिए कि भाई अब यही एंड कर देना है। इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम जो है पहले लिखते हैं। बड़े अभी हम समझाने के लिख रहे हैं। रीड 2 नंबर्स, लेट इट ए एंड बी, और उसके बाद जोड़ेंगे ए और बी को, रिजल्ट इज सी, और उसके बाद प्रिंट कर देंगे सी को। यही टर्मिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग जो स्टैंडर्ड मेथड है लिखने का एल्गोरिथम उसमें लिखते हैं। ये स्टेप हो गया। अब जो है, अब जैसे इसको लिखना है रीड 2 नंबर्स, लेट इट एंड ए एंड बी, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे स्टेप 1 में कि रीड, सिंपली लिख देंगे रीड ए कॉमा बी। मतलब ए एक वैल्यू पढ़ेगा और बी में एक दूसरे वैल्यू को पढ़ेगा। ए का वैल्यू 5 हो, 11 हो, 9 हो, जो भी हो। अब बी का वैल्यू 14, 16, 2, 3 जो भी हो। तो ये ए में पढ़ लेगा एक संख्या और दूसरा बी में पढ़ लेगा। स्टेप 2 में क्या लिखना है, ऐड ए एंड बी एंड लेट रिजल्ट इज सी। इसको कैसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड मेथड्स में, तो ये जो है हम लोग अब इसको लिखेंगे ऐसे। ये जो है रिजल्ट सी, तो हम लोग सी जो है वो लेफ्ट साइड में रखेंगे और उसके बाद ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी। मतलब ए और बी को जोड़ेगा और उस रिजल्ट को किसमें स्टोर कर देगा, सी में। जिसको असाइन करना है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, और जिसको हमको प्रोसेसिंग करना, मतलब जो भी कैलकुलेशन करना हो या मैनिपुलेशन करना हो, उसको हम राइट साइड लिखते हैं। तो ये जो है कैलकुलेशन हो गया, और इसको जोड़ करके वो किसमें डाल देगा, सी में डाल देगा। ये सी जो है रिजल्ट रख रहा है, और उसके बाद यहाँ प्रिंट सी कर रहे हैं, यही लिख देंगे। तो ये जो है स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में जैसे स्टेप 3 में लिखेंगे हम लोग यहाँ
स्टेप 3 में प्रिंट सी, प्रिंट कर देगा सी, सी को मतलब रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, स्टेप 4 में मतलब एंड के लिए टर्मिनेट के या लिखे चाहे एंड। ये कंप्लीट एल्गोरिथम हो गया किसके लिए, तो एडिंग टू नंबर्स, दो नंबर को जोड़ने के लिए ये कंप्लीट एल्गोरिथम हो गया। तो ये पहला इनपुट हो गया इसमें, ये जो है ये प्रोसेसिंग हो गया, कैलकुलेशन हो गया कि ए और बी को जोड़ेगा रिजल्ट सी में, और यहाँ आउटपुट हो गया, यहाँ टर्मिनेशन हो गया। तो पांचों प्रॉपर्टी इसमें अवेलेबल है। कैसे, एक फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स है, मतलब 4 नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें है। इफेक्टिवनेस, हर एक स्टेप इसमें दो संख्याओं को जोड़ने के लिए ही इन्वॉल्व है। ये रीड कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ एंड हो रहा है। मतलब कोई इसमें स्टेप ऐसा नहीं है कि जो जोड़ने से रिलेटेड जो है वो काम नहीं कर रहा है। इस तरह से ये इफेक्टिव है सारे स्टेप्स। और पांचवा जो है एक टर्मिनेशन भी है, मतलब कि हियर इट इज मैंने हियर द एल्गोरिथम एंड्स, मतलब फिजिकली एंड्स हो रहा है। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम दो संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग जो है इस तरह से लिखे। इसी तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दिए तो समझ ही रहा है कि क्या नंबर है, वो अपने आप पढ़ लेगा, नहीं, उसको बताना पड़ेगा कि दो संख्याओं को पढ़ो, उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि उसके बाद जो जोड़ो और रिजल्ट को एक जगह दूसरे जगह रखो और उस जगह को फिर से डिस्प्ले कराओ और उसके बाद जो है वो एंड कर जाओ। इस तरह से एल्गोरिथम लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल इस पर और हम लेते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा करके। जैसे ये कहें कि 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, चाहे एक स्टूडेंट 5 पेपर का एग्जाम दे रहा है। अब उसको पांचों पेपर में टोटल मार्क्स कितना आया और उसके बाद उसका एवरेज मार्क्स कितना आया। एवरेज का मतलब हुआ कि 5 पेपर है तो पांचों को जोड़ करके उसमें 5 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज मार्क्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल मार्क्स कितना आया और उसका एवरेज मार्क्स कितना आया, ये हम जानना चाहते हैं। तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ये काम हम कराना चाहते हैं। अब एक स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में नंबर दे मैंने उसको पढ़ेगा तो कोई भी सब मैंने नंबर आ सकता है। कोई भी एक स्टूडेंट फिजिक्स में कोई 70 ला सकता है, कोई केमिस्ट्री में 50 आता है, मैथ में उसको 60 आता है, कोई भी 5 हिंदी इंग्लिश में अपना 30-40 आता है। तो किसी को हिंदी में 60 आ सकता है, इंग्लिश में 40 आ सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब भी कभी भी कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हम ये नहीं है कि 50 जोड़ दिए 60 जोड़ दिए, ऐसा नहीं, एक जनरल लेके चलते हैं कि वैसा वैसा प्रॉब्लम कई हो सकते हैं। हम जनरलाइज करके इसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। एक इंडिविजुअली एक प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम नहीं लिखा जाता है, बल्कि उससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ऐसा एक जनरल प्रोग्राम लिखा जाता है। तो एल्गोरिथम भी हम लिखेंगे एक जनरल एल्गोरिथम, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग total marks obtained by a student in 5 subjects and also finding average marks obtained by a student in 5 subjects। एवरेज मार्क्स उसका क्या आया। तो ये हम लोग ये जान लें, ये एक एल्गोरिथम हम लोग जाने कि कैसे उसमें हम लोग ये सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग total marks obtained by a student in 5 subjects and also average marks। फाइंडिंग टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स, एंड इसी में जोड़ देते हैं एंड एवरेज मार्क्स भी फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे इसको लिखेंगे, ये एल्गोरिथम हम लोग कैसे लिखेंगे। पहला बात है कि 5 सब्जेक्ट में हमको पहले मार्क्स को रीड करना पड़ेगा कि क्या क्या मार्क्स उसको आया है 5 सब्जेक्ट में। तो पहला स्टेप यही होगा, स्टेप 1 रीड क्या हो जाएगा, मार्क्स। कभी भी हम लोग वेरिएबल नेम एक मीनिंगफुल नाम देना चाहिए।
जैसे मास है तो m ले सकते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट में m1 में आया है, दूसरा सब्जेक्ट में m2 आया है, तीसरा सब्जेक्ट में m3 आया है, चौथा सब्जेक्ट में m4 आया है और पांचवा सब्जेक्ट में m5 आया है। मान लेते हैं m1 m2 एक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट 1 में जो मार्क्स आया वो m1 में है, सब्जेक्ट 2 में मार्क्स आया m2 में है, सब्जेक्ट 3 में मार्क्स आया वो m3 में है, सब्जेक्ट 4 में मार्क्स आया वो m4 में है और सब्जेक्ट 5 में मार्क्स आया वो m5 में है। ये हो गया। अब हम लोग स्टेप 2 में टोटल मार्क्स निकालना है तो पांचों मार्क्स को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम एक टीएम ले लेते हैं, टोटल मार्क्स के लिए एक टीएम ले लेते हैं। तो टीएम में क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 हो गया। अब पांचों मार्क्स को जोड़ेगा और किसमें स्टोर कर देगा, टीएम में। और उसके बाद स्टेप 3 में हम जो है टीएम को प्रिंट कर देंगे, मतलब टोटल मार्क्स के रूप में टीएम को प्रिंट कर देंगे। लेकिन हम लिख देते हैं यही प्रिंट टोटल मार्क्स, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मार्क्स ऐसे लिख सकते हैं। इसको इन्वर्टर कॉमा जो डिस्प्ले होना है तो उसको डबल इन्वर्टर कॉमा देते हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कॉमा टीएम के पास जो है जो डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट में उसको डबल इन्वर्टर कोमा में रखते हैं। ये सब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो जानेंगे ज़्यादा डिटेल में, लेकिन एल्गोरिथम में ही उसका प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। और टीएम जो है वो ये जो है टोटल मार्क्स रखे हुए है वो वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देगा। टीएम हम अच्छा डबल इन्वर्टर कोमा में जो इसके अंदर है वो प्रिंट होता है और टीएम मतलब वेरिएबल हो गया, इसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। अच्छा उसके बाद हमको स्टेप 4 में हमको एवरेज मार्क्स भी निकालना है। स्टेप 4 तो हम टीएम की जगह एम दे दिए एवरेज मार्क्स और इसको हम लोग टीएम मतलब जो है जोड़ा है उसके बाद बाई 5 कर देंगे /5। इसमें ये नहीं होता है नीचे बटा देकर 5 नहीं लिखते हैं, /5 मतलब जो टोटल मार्क्स में अगर 5 से हम भाग दे देंगे तो हमको एवरेज मार्क्स निकल जाएगा एम में। अब उसके बाद हम लोग स्टेप 6 में लिखेंगे कि प्रिंट एवरेज मार्क्स इक्वल टू और यहाँ लिख देंगे एम, मतलब कि एवरेज मार्क्स है वो एम में स्टोर है। एलवेज हम ध्यान रखना होगा कि जो डिस्प्ले होना है उसको डबल इन्वर्टर कॉमा देते हैं कॉमा एम लिख देंगे। उसके बाद काम हमारा कंप्लीट हो गया तो स्टेप 7 में क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे या एंड लिख देंगे। इस तरह से जो है हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द टोटल मार्क्स obtained by a student in 5 subjects and also for finding the average marks obtained by a student in 5 subjects। इस तरह से हम निकाल के टोटल मार्क्स यहाँ निकाले। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, मतलब पहला काम तो रीड करेंगे। अभी नहीं है कि इस तरह से पहले इसको लिख दिए उसके बाद ये नहीं, एक सीक्वेंस वे में फ्लो में ये काम करेगा। जैसे यहाँ से पहले हम रीड किए पांचों मार्क्स और उसके बाद हम जोड़ने का काम किए, टीएम में स्टोर कर दिए, एक वेरिएबल हो गया एक तरह से, और उसके वैल्यू को हम प्रिंट कर दिए यहाँ। उसके बाद टीएम का वैल्यू में 5 हम से डिवाइड किए तो एम में स्टोर हो गया और इसके बाद एम को प्रिंट कर दिए और यहाँ एंड हो गया। इस तरह से एल्गोरिथम लिखा जाता है। आगे कंप्यूटर केवल यही जोड़ने घटाने का भी काम नहीं करता है, बल्कि और भी काम करता है, डिसीजन लेने का भी काम करता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ कंप्यूटर इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक द डिसीजन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो पहले इसके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आप सभी को बता रहे हैं कि क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन कि फॉर एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग होम टास्क के रूप में हम देखते हैं। ये घर सबको बनाना है, अगर ये दिक्कत हो तो वो कमेंट लाइन से भी पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और उसको दिखा भी सकते हैं कमेंट लाइन पर। तो हम लोग जो है ये एक इंटरेक्शन हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और समझने में भी आएगा। तो ये जो है पहला है एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा है
algorithm for finding, algorithm for finding, algorithm for finding simple interest, मतलब सिंपल क्या है, इसको कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ, ऐसे ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम है जो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो जो होम टास्क के रूप में रहेगा कि हम लोग मैंने कैसे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्किल। तो ये बनाना है घर से। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे और भी कुछ एल्गोरिथम के बारे में, जो कि हम लोग को डिटेल में डिस्कस, ये फंडामेंटल है, एक तरह से ये प्रोग्रामिंग का एक प्लिंथ है जो कि मजबूत होनी चाहिए, और उसके बाद प्रोग्रामिंग तो खुद अपने से कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब प्राइमरी नॉलेज है जिसको लेना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और भी एल्गोरिथम के बारे में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।